तलवारों की वो खनक, किलों की वो कहानियां और सम्मान की वो गाथाएं जो आज भी हमारी रगों में दौड़ती हैं। आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां राजपूत विरासत ने जन्म लिया था। ये सवाल सुनते ही हम सबके जहन में वीरता, शौर्य और बलिदान की एक तस्वीर उभर आती है ना? लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? चलिए आज इस पहचान की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस छवि की जो हम सब जानते हैं। वो छवि जो कहानियों, कविताओं और सिनेमा ने हमारे मन में हमेशा के लिए बना दी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा समूह जो अपने उसूलों के लिए जीता था और मरता भी था। लेकिन जानते हैं, इतिहास की परतें अक्सर कहानियों से कहीं ज्यादा पेचीदा होती हैं। तो इस शक्तिशाली छवि के पीछे ना एक और कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो सवालों से भरी हुई है। और बस यहीं से हमारा ये सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति का सवाल ये इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी बहस का मुद्दा रहा है। तो आखिर सच क्या है? उनकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, इस एक सवाल ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है और हर सिद्धांत के अपने अपने तर्क हैं। तो देखिए, इतिहासकारों में ना इस बात पर जबरदस्त बहस है। कोई एक राय है ही नहीं। एक तरफ है कर्नल जेम्स टॉड जैसे विद्वान, जिनका मानना है कि राजपूतों की जड़ें शक और हूण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों में हैं। फिर दूसरी तरफ है जीएच ओझा जैसे भारतीय इतिहासकार, जो कहते हैं नहीं, ये तो सीधे सीधे प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज हैं। और फिर इन दोनों के बीच एक तीसरा, आज का मॉडर्न नजरिया भी है। ये कहता है कि भाई, राजपूत पहचान किसी एक खून या वंश से नहीं आई, बल्कि ये तो अलग अलग सामाजिक समूहों के मिलने से धीरे धीरे बनी है। इस पूरी बहस के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी है, अग्निकुंड की कथा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब धरती पर क्षत्रिय नहीं रहे, तब महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उसी यज्ञ की अग्नि से 4 महान राजपूत वंशों का उदय हुआ। ये कथा उनकी उत्पत्ति को एक तरह का दिव्य मोड़ दे देती। तो इन सभी सिद्धांतों और कथाओं के बीच आज के इतिहासकार किस नतीजे पर पहुंचे हैं? सच कहूं तो यहाँ कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि राजपूत होना शुरुआत में जन्म से ज्यादा कर्म और पदवी पर आधारित था। मतलब ये एक ऐसी पहचान थी जिसे समय के साथ अलग अलग समूहों ने अपनाया और अपने साथ जोड़ा। ये एक प्रोसेस था। ये पहचान देखिए सदियों में कैसे बदली। सोचिए, 11वीं सदी में राजपुत्र का मतलब था बस एक पद, कोई वंश नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये शब्द जमीन और सत्ता से जुड़ता चला गया। 15वीं सदी तक तो इसका दायरा और भी बढ़ गया। एक घुड़सवार भी राजपूत कहला सकता था और एक गांव का मुखिया भी। और सबसे दिलचस्प मोड़ कब आया? मुगलों के दौर में। उसी वक्त ये पहचान काफी हद तक वंश पर आधारित हो गई, मतलब हेरिडिटरी, जहां खून की शुद्धता उस पर बहुत जोर दिया जाने लगा। चलिए अब इन सिद्धांतों से निकलकर जरा इतिहास के मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि इस राजपूत पहचान ने असल में क्या भूमिका निभाई। सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। उन्होंने 6ठी से 12वीं सदी तक उत्तर पश्चिम भारत पर राज किया और बाहरी आक्रमणों, खासकर अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे। उनके एक महान शासक नागभट्ट प्रथम को तो ग्वालियर के शिलालेखों में म्लेच्छ नाशक की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि उस दौर में उनकी जबरदस्त सैन्य शक्ति और उनके महत्व को साफ साफ दिखाती है। उन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये जो पहचान विकसित हो रही थी, ये सिर्फ एक पदवी नहीं थी, ये एक आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बन गई। आइए अब रणनीति और वीरता की एक ऐसी कहानी देखें जो इस राजपूत शौर्य को बखूबी दर्शाती है। ये कहानी है मारवाड़ के राव मालदेव और अफगान सम्राट शेरशाह सूरी के बीच हुए एक ऐतिहासिक युद्ध की। साल था 1544 और जगह थी गिरी सुमेल। एक तरफ थी शेरशाह सूरी की 80,000 की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे राव मालदेव के मुट्ठी भर राजपूत सैनिक। मतलब संख्या में जमीन आसमान का फर्क था। शेरशाह ये बात जानता था कि वो सीधे मुकाबले में शायद ही जीत पाए, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने मालदेव के कैंप में जाली चिट्ठियां भिजवा दी, जिससे राजा को ये लगा कि उनके ही सेनापति जैता और कुंपा उनसे गद्दारी कर रहे हैं। इस धोखे से निराश होकर मालदेव अपनी सेना लेकर पीछे हट गए, लेकिन जैता और कुंपा ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए वहीं रुककर लड़ने का फैसला किया।
और बस अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उन्होंने शेर शाह की विशाल सेना पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि अफगान सेना के पांव उखड़ गए। हाँ, जैता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके पराक्रम ने शेर शाह को इतना दहला दिया कि उसके मुंह से निकला, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये राजपूतों के अदम्य साहस का शायद सबसे बड़ा प्रमाण था। तो इन सारी कहानियों और इस पूरे इतिहास से हम राजपूत विरासत के बारे में आखिर सीखते क्या हैं? उनका योगदान सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। राजपूत सदियों तक एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति रहे। उन्होंने बाहरी आक्रमणों का डटकर सामना किया। उन्होंने कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया, जिसके प्रतीक आज भी राजस्थान के वो भव्य किले और मंदिर हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने एक ऐसी सामाजिक पहचान बनाई जो समय के साथ एक पदवी से विकसित होकर एक वंशानुगत वर्ग बन गई। राजपूतों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी पहचान हमारे खून या हमारे वंश से तय होती है, या फिर हमारे कर्मों और हमारे चुनाव से? राजपूतों का इतिहास तो यही दिखाता है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ये समय के साथ बनती है, बदलती है और विकसित होती है। शायद असली पहचान इन दोनों का ही मिश्रण है। इस पर सोचिएगा जरूर।